मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 का प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के ध्यान देंगे और उन पर विचार करेंगे। तो दैनिक जीवन में किन किन परिस्थितियों से हम रूबरू होते हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या घटना होती है, जबकि इसके उलट सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं होता। लोहे का तवा आर्द्र वायुमंडल में बरसात के दिनों में अगर बाहर रख दिया जाता है तो क्या होता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम श्वास लेते हैं। ये सभी परिस्थितियां प्रारंभिक वस्तु एवं प्रकृति का पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है? जैसे दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाता है तो किण्वन के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, दूध जम जाता है और गाढ़ा हो जाता है। लोहे के तवे को आर्द्र वायुमंडल में बरसात के मौसम में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, एक लाल लेयर तैयार हो जाती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दोनों ही परिस्थितियों में ऑक्सीजन होती है, दोनों ही परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन अब हम एक बार आपको कॉल बैक करते हैं, कम बैक टू 9th क्लास। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो हमारे आंखों से दिखाई देता है, या जिसकी अवस्था में परिवर्तन होता है वह अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर आपने बर्फ को हथेली पर रखा है और उसको कुछ समय बाद में आप देखेंगे कि वह द्रव्य अवस्था में अर्थात जल में परिवर्तित हो जाता है। इस जल को अगर हम कटोरी में लेकर के गर्म करते हैं तो वो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस कटोरी पर हम अगर ढक्कन लगाते हैं तो ये वाष्प वापस जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस पानी को इकट्ठा करके अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो ये वापस हमें बर्फ के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो पदार्थ यदि अपना रूप वापस परिवर्तित कर लेता है तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं रासायनिक परिवर्तन के लिए। सबसे पहले हम एक पात्र में दूध लेते हैं और इस दूध के अंदर हम थोड़ा सा दही डालते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जामन। जामन के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि ये वापस परिवर्तित नहीं हो सकती है, दही दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक उत्पाद बन सकता है लेकिन उत्पाद वापस अभिकारक नहीं बनता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं, इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्तन बर्नर से इसका दहन करेंगे और जो राख इसकी बनती है वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय आपकी आंखों को यथासंभव दूर रखिए। आप देख रहे हैं कि हमने बर्नर को तिरछा किया और एक चिमटे से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और इसकी जो जलने से राख बन रही है उसे हमने वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को इकट्ठा कर रखा है। आप देखते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, श्वेत चमकदार लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। चमकदार श्वेत लौ कैसी है? एकदम सफेद है, चमकती हुई लौ मिलती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली इस अभिक्रिया के कारण वापस आप मैग्नीशियम के रूप प्राप्त नहीं कर सकते, अतः ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब एक परख नली में लेड नाइट्रेट या सीसे का घोल, नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए और कार्क से ढका हुआ है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम इस पात्र के अंदर देखते हैं, दोनों रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन गैस कार्क के बीच की जो नली है उससे बाहर निकलती है। तो इस प्रयोग को हम इस तरह से समझते हैं, एक शंक्वाकार कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कुछ दानेदार जिंक लीजिए और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, क्यों? क्योंकि अम्ल से जलने का खतरा रहता है, जिसमें सल्फ्यूर जो सांद्र अम्ल होते हैं उसे जलने का बहुत अधिक डर रहता है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? आप गौर से देखेंगे हल्की सी बुदबुदाहट होती है शंक्वाकार फ्लास्क में। परख नली को स्पर्श कीजिए, इसके तापमान में कोई परिवर्तन आता है। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न प्रेक्षणों की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। इस अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, इन पर हम चर्चा करते हैं। हम आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखेंगे कि पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही। इस अध्याय में हमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया में निष्कासित हो गई है, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जस्त के टुकड़ों से हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना, मतलब गैस का निष्कासन हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक तरफ अभिकारक और दूसरी तरफ उत्पाद होता है और एरो या तीर का निशान लगाया जाता है, जिससे पता चलता है अभिक्रिया किस दिशा में गति कर रही है। अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसके बारे में आप विचार करते हैं क्या होती है रासायनिक समीकरण। आप बहुत अधिक सोचेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है, अपने दिमाग पे जोर डालिए तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसको लिखने के लिए हमें बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो उसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। आप देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों के नीचे हमने लिखा है अभिकारक या रिएक्टेंट। तो हमें पता चला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का मतलब है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये दोनों अभिकारक हैं। एरो ने बताया है अभिक्रिया किस तरफ जा रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उत्पाद जो हमें राख के रूप में प्राप्त हुई है। कितना आसान हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसके रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन उसकी गति को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में हमने चर्चा की। अब हमारे दिमाग को थोड़ा थोड़ा ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि रासायनिक समीकरण का तात्पर्य वह होता है कि किसी अभिक्रिया को हम छोटे से लाइन में या सेंटेंस के रूप में लिख दें और उसमें सब कुछ समाहित होता है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह मतलब जोड़ का चिन्ह, धन का चिन्ह लगा करके उन्हें बाईं और LHS लिखा जाता है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है इसे। इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी योग या ऐड या जोड़ का चिन्ह लगाकर इन्हें दाईं और RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह अभिक्रिया होने की दिशा को
दर्शाता है। अब आपको अच्छे से इस बात को समझना होगा। सबसे पहले हम अभिकारक लिखेंगे। अभिकारक लिख करके दोनों अभिकारक या तीन जो भी हमारे अभिकारक हैं उनके बीच में हम ऐड या जोड़ का निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम तीर लगाएंगे। तीर लगा करके दाई और राइट हैंड साइड RHS की तरफ उत्पाद को लिखा जाता है और तीर हमेशा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अगर अभिक्रिया में तीर दोनों तरफ है इसका मतलब अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। रासायनिक समीकरण लिखना बहुत क्वेरी है, बहुत आसान सा है, लेकिन हमें अभी डर है रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है। तो चलिए हम इस भय और डर को भी मिटा देते हैं। क्या रासायनिक समीकरण निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि होती है? बिल्कुल। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को मैग्नीशियम की जगह उसके संकेत Mg से डिनोट करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन न लिख करके O2 के रूप में डिनोट करते हैं तो हमारी रिएक्शन बहुत छोटी हो जाती है। एरो लगा करके अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिखते हैं तो ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही शॉर्ट स्वीट काम हो गया। तो रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके शब्दों का स्थान हमने रासायनिक सूत्र को दिया है और रासायनिक समीकरण को अत्यधिक संक्षिप्त एवं उपयोगी बनाया गया। इसके अंदर हम लिक्विड, एक्वस, सॉलिड आदि के बारे में भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें तो आपको उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg + O2 = MgO। तो इसमें एरो शो कर रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं और के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। क्या दोनों और के तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो हमें उसे संतुलित करना होता है। कई बार प्रश्न में आता है कि आप समीकरण संतुलित कीजिए, तो हमें समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। जितने मैग्नीशियम के परमाणु बाईं तरफ है उतने ही दाईं तरफ होंगे, जितने ऑक्सीजन के परमाणु बाईं तरफ उतने ही दाईं तरफ होंगे। इसको हमें इक्वल करना होता है, बाईं और दाईं तरफ। एरो के इस तरफ LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलन। तो ऐसी समीकरण संतुलित होती है जिसमें दोनों तरफ अणुओं का भार बराबर होता है, समान अणु होते हैं। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इस महत्व को समझने के लिए हम चर्चा करते हैं कि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था और आपको स्मरण होगा कि कक्षा 9 में रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। चाहे कोई अभिक्रिया हो, प्रकृति में कुल द्रव्यमान निर्धारित है, वो परिवर्तित नहीं हो सकता है, रूप परिवर्तित होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। स्केलेटन इक्वेशन। रासायनिक समीकरण संतुलित है। हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध या संतुलित करना सीखते हैं। तो हम देखते हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। देखिए, जिंक को हमने लिखा है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखा है हमने H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन। इस तरह से हमने शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण से दर्शाया है। आप देख रहे हैं कि इसमें एरो बता रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच का अंतर बता रहा है। अब इसमें जिंक के मॉलिक्यूल कितने हैं? तो जिंक 1 है LHS में और RHS में भी 1 है, मतलब जिंक संतुलित है। इसके बाद में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, तो LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल है। इसके बाद में हम चलते हैं सल्फर पर। सल्फर के मॉलिक्यूल दोनों तरफ 1 1 हैं, मतलब ये भी संतुलित हैं। इसके बाद में चलते हैं हम
ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, ये भी संतुलित है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण है। अतः हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। इसमें आप देखेंगे कि Fe LHS में 1 और RHS में 3 है, इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। अब हम इसमें देखते हैं कि एक तरफ Fe 1 है, तो जब हमने एक Fe डाला है अभिकारक में, तो उत्पाद में हमें 3 Fe कैसे प्राप्त हो जाएंगे? जब जल के मॉलिक्यूल या अणु हमने 1 डाला है, हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो हमें 4 ऑक्सीजन कैसे प्राप्त हो जाएगी? तो हम इसको ब्लेंड करते हैं, संतुलित करते हैं। तो अब आप देखिए, हाँ, आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए कि किस तरह से Fe1 है तो Fe1 ही उत्पाद के रूप में प्रदर्शित होगा, लेकिन हमारे उत्पाद में Fe3 है तो हमें समीकरण संतुलित करनी है, तो हम 3Fe लिखेंगे, 3Fe प्लस। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और इक्वेशन में भी 2 हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन हमारे पास में ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है LHS में, RHS में 4 है, इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। तो हमारे पास में LHS में हाइड्रोजन अकेली नहीं है, वहां पे जल के रूप में है, तो हम पूरे जल के मॉलिक्यूल्स को 4 कर देंगे। Fe को हमने 3 किया था और जल के मॉलिक्यूल्स को 4 करेंगे। 4 करते ही हमें 4 ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएंगे और H2 के आगे हम लगा देंगे 4, तो 4H2 बन करके हमारी रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। ऐसे यौगिक, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। बाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि दाईं ओर केवल 1 है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में हम इसको 4 से गुना करते हैं जल को अभिकारक में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? Fe3O4 और हमें 4 मिल जाएंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। इस तरह से ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों, यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ उनकी आगे के अंक, कितने अणु हम उसके अंदर लेंगे, यही परिवर्तित किया जा सकता है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लेकर के 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O का होल 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगी, Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। आंशिक रूप से संतुलित है, क्यों? क्योंकि अभी Fe को हमने संतुलित नहीं किया है। अब हम Fe और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, तो किसी एक तत्व को चुनकर आगे लेते हैं। अगर हम Fe को लेते हैं तो हमें 3 Fe के मॉलिक्यूल चाहिए और 3 Fe के मॉलिक्यूल्स को लेते ही हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा Fe3O4। हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में संतुलित करने के लिए हम देखते हैं कि 4H2O में 8 को संतुलित करने के लिए 2 H2 उत्पाद के रूप में, तो हम देखते हैं कि हमारी समीकरण को संतुलित करने के लिए हम हाइड्रोजन पे 4 मतलब 4 लिखेंगे, 4H2। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हो गई, क्यों? क्योंकि अभी हमें Fe संतुलित करना बाकी है। लोहे या आयरन के परमाणु को हम संतुलित करने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, अर्थात 3 परमाणु लेंगे। 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। अब हमारी समीकरण पूर्ण रूप से समीकरण संतुलित हो चुकी है। दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः समीकरण अब पूर्ण रूप से संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं।
तो आप हमें याद करेंगे इसे कि इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं के उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करने वाली ये विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।